नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले हम एस्टेट का 2020 का और 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं। ईवीएस सेक्शन का पूरा निचोड़ कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है देख सकता है, उसमें डिटेल्स के साथ बताया गया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी बताया गया है। आपका अगर वो दोनों पेपर देखोगे तो आपके आने वाले पेपरों में दिक्कत नहीं होगी। आज हम करने वाले हैं पेपर 2019 का जो एस्टेट का हुआ था। 2020 और जो 2021 में आपका पेपर हुआ था उनसे हटकर हटकर कहने का मतलब क्या है, कुछ लॉजिकल या कुछ थोड़ा उनसे अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 का तो बिल्कुल इजी ही दिया गया था, ईवीएस का जो सेक्शन था। 2019 के पेपर में हमको यहाँ पर भाई जो साइंस के क्वेश्चन थे ना, या साइंस का पार्ट था, वो हमको यहाँ पर थोड़ा अच्छा देखने को मिला और काफ़ी बच्चों को भाई थोड़ा अलग भी पेपर दिखा होगा। और अब भी आप देखोगे तो यहाँ से अलग मिलेगा आपको, तो इसलिए आज इसका भी क्या हम पूरा निचोड़ कर देंगे। तो चलिए भाई, ये थोड़ा 2020-21 से मुश्किल था, मैं ये कहकर बोल सकता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमका साइंस को देखने को मिला और इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो रॉकेट होता है ना, वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बात तो अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो ना, तो हमको ना उसके ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ऑप्शन से हमको कुछ ना कुछ थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे कि देखो, बल है, फोर्स क्या रॉकेट पर हम लगा सकते हैं? क्या बाह्य फोर्स हम रॉकेट पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। मास का भी क्या है, इससे रिलेटेड नहीं होता। वेलोसिटी, वेलोसिटी जब गति के साथ होती है तभी होता है, ये भी नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मोमेंटम जो हमारा इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसकी डिटेल से करते हैं। देखिए भाई, जो रॉकेट होता है आप सभी को पता है, जो रॉकेट उड़ता है उस वह न्यूटन का जो तीसरा सिद्धांत है ना, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ये क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन कहता है। एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या है कि जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, जो नीचे की तरफ क्या है, वापिस धकेल रहा है या प्रतिक्रिया कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब वह तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकता है तभी क्या है, रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। तो वह किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर क्या है, कार्य कर रहा है, या इस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब वह ऊपर जाता है, आपने रॉकेट देखा भी होगा या फिर वैसे भी आप रॉकेट देखते हो जो आप दिवाली के समय पर जलाते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो, पीछे से आग निकलती है। वो पीछे से क्या कर रहा है, वो पीछे से हवा को धकेल रहा है, एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ। और फिर क्या है, वह आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? एक्शन एंड रिएक्शन वाले सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह मोमेंटम से रिलेटेड क्या है, हो जाएगा। तो समेक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमको यहाँ से साइंस का देखने को मिला। वही मैं कह रहा था आपको कि भाई यहाँ से ना हमको कुछ अलग देखने को मिलेंगे। 2019 का जो ईवीएस का पेपर आया हुआ था ना, थोड़ा अलग मिलेगा आपको हटके 2020 और 21 वाले से। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जिस बच्चे को नहीं पता वो यहाँ पर मार खा जाएगा। किस या किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है? अब जिसको सनराइज उद्योग का नहीं पता ना, वो गलती कर देगा क्वेश्चन। देखिए, सनराइज उद्योग क्या होता है? सनराइज उद्योग ना एक बोलचाल का साधन है। क्या है ये? एक बोलचाल का साधन है। कहने का मतलब क्या है, सनराइज उद्योग किसको बोलते हैं? यह एक क्षेत्र या फिर व्यवसाय के लिए हम, या फिर व्यापार के लिए हम एक ना बोलचाल जो शब्द होता है ना, उसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं भाई। जब कभी भी हम क्या है, कहीं दूसरे क्षेत्र में गए या फिर हम क्या व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो वह एक हमारा बोलने का ढंग, या ये बोल सकता हूँ जो बोलचाल के शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले ये आराम से बढ़ा, अब क्या है, ये भाई तीव्र गति से बढ़ रहा है। कहने का उदाहरण के तौर पर बताऊं, आजकल जो सनराइज उद्योग का मतलब क्या है, देखिए, जो सोशल मीडिया हो गया या फिर क्लाउड जो कंप्यूटिंग हो गया, सोशल मीडिया ये किसके अंतर्गत आता है? सनराइज उद्योग के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से ये भी हमारा एक बोलचाल का क्या है, साधन हो गया है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सनराइज उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जिसको ये पता चल गया तो वो क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? बोलचाल का संसाधन, या फिर जो हम बोल सकते हैं व्यापार को बढ़ावा करना, अपनी लैंग्वेज को। इस प्रकार से हम कहीं किसी से भी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी हुआ, वो किसके अंतर्गत आता है? सनराइज उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
ये तो चलो इजी था भाई। इसने पूछा कि भाई आपके सामने 3 नाम दिए, एफआई, करेत और दुबैया, ये किसकी प्रजातियां? आप सभी को पता है सांप की क्या है, ये प्रजातियां हैं, पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए भाई, जो भारत है इसमें ना लगभग मैं बात करना चाहूँ अप्रोक्स, अगर मैं बात करूँ तो लगभग इसमें 270 किस्म के सांप पाए जाते हैं, या 270 किस्म की प्रजातियां आपको देखने में मिलती हैं। इस 270 में, अब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में लगभग आपको 270 प्रकार की, अप्रोक्स लगभग 270 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं सांप की। इसमें से ना 50 प्रजातियां वो हैं, इसमें से 50 प्रजातियां आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो जहरीली होती हैं, जो क्या होती हैं? जहरीली होती हैं। और वही 15 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि आपकी इसमें से बहुत जहरीली होती हैं। भाई 15 प्रजातियां क्या हैं भाई? बहुत जहरीली होती हैं, और इनके काटने से व्यक्ति क्या है? तुरंत मर जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर हर साल इंडिया के अंतर्गत सांप के काटने से लगभग 46,000 लोगों की क्या है? मृत्यु हो जाती है। एक साल के अंतर्गत सांप के काटने से भारत के अंतर्गत लगभग 46,000 की क्या है? मृत्यु हो जाती है भाई। ये बता दिया, ये मैंने इसके बारे में बात बताई बेसिक। अब आगे बताता हूँ। देखिए, सांपों को ना लगभग 4 सबसे जहरीली प्रजातियों के बारे में या बांटा गया है भारत के अंतर्गत। तो 4 कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहला इसने बता ही रखा है, जो इंडियन करेत होता है, भारतीय करेत होता है, वो होता है 4 में बांटा। सबसे जहरीले के बारे में इंडियन करेत, ठीक है भाई। अगर मैं दूसरे की बात करना चाहूँ भाई, रसल, आपने सुना होगा रसल वाइपर, दबोया सांप जिसको बोलते हैं, उसको बांटा। फोन में लिख रहा हूँ, राइटिंग का थोड़ा हो सकता है, ठीक है, तो इसमें बांट दिया। अगर मैं तीसरे की नाम बात करना चाहूँ, तीसरा जो आपका देवी रखा है इसमें, अफाइया, ठीक है भाई। और नंबर 4 जो बेसिक है, आप सभी को पता है, इंडियन कोबरा, ठीक है। तो ये 4 सांप क्या हैं? भारत के अंतर्गत क्या है? जहरीले माने जाते हैं, और इसी में बांटा गया। इन चारों में से 3 पूछे गए हैं। इंडियन करेत पूछा गया है, रसल वाइपर दिया गया है, एफआईआर दिया गया है। ये किससे संबंधित है? जो जहरीला सांप है इससे संबंधित है। इसके बारे में बता दिया मैंने। एक साल में लगभग 46,000 लोगों की भारत में सांप से मृत्यु हो जाती है। मैंने ये बताया 270 प्रकार की किस्म के प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। 50 प्रजातियां क्या है? जहरीली होती है, और 15 प्रजातियां जो हैं काफ़ी जहरीली होती है, जिनके काटने से मृत्यु हो जाती है। और भाई जो सांपों से होने वाली सबसे ज़्यादा मौत है ना, उसको हम द बिग 4 कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा सांपों से मौत हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द बिग 4 के नाम से जानते हैं, या द बिग 4 कहा जाता है भाई। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, कुछ इनके बारे में थोड़ा और बात बता दूं। जो भारतीय करेत है ना, जो भारतीय करेत सांप है, जैसे कि इसमें भी दे रखा है, जो भारतीय करेत सांप है, इसके कारण क्या है? सबसे ज़्यादा मौत होती है भारत के अंतर्गत। भारतीय करेत के कारण, जो मारने में ये थोड़ा खतरनाक माना जाता है, इसके कारण क्या है? सबसे ज़्यादा मौत होती है। दूसरे नंबर पर इसके कारण होती है, रसल वाइपर के कारण होती है। तीसरे नंबर पर एफआई के कारण होती है, और चौथे नंबर पर भारतीय कोबरा के कारण होती है। ये मैंने आपको बताया भी। तो इस प्रकार से आप डिटेल्स में भी नोट्स बना सकते हैं, साथ ही साथ जो मैंने चीज़ें बताई वो भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स भी ले सकता है। 2 प्रकार के नोट्स मिलेंगे, एक मिलेगा फ्री नोट्स भाई, और एक मिलेगा पेड नोट्स। फ्री नोट्स में आपको कई पीडीएफ दी जाएंगी, जिसमें आपको क्या है, उनमें से देख के आप पढ़ सकते हैं भाई। एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ, ईवीएस के सब्जेक्ट की क्या है, कई पीडीएफ होंगे, वहाँ से आपको सिलेक्टेड उठाना होगा। पेड नोट्स में क्या है, सिलेक्टेड मिलेगा आपको, ओनली 58 पेज की पीडीएफ मिलेगी, वही पढ़ना है। इसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और 100 रुपये में क्या है, आप ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 80 599 82 756 क्या है हमारा व्हाट्सअप नंबर है। खाली कुछ नहीं करना है, ये लिख देना है फ्री नोट्स या फिर पेड नोट्स, वही आपको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। ठीक है भाई,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पता होगा आपको, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है वो क्या होता है? आप सभी को पता है ये तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूक्ष्म जीव के मृत पादप क्या मतलब समझते हो इसका? कहने का मतलब क्या है, जो सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे होते हैं या फिर पशुओं में जो ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, उन्हें बैक्टीरिया और कवक जैसे क्या है अपघटक के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया भी था, जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं? अपघटक होते हैं जो सली गड़ी चीज, जो सड़ी हुई या फिर मृत्यु वाले हो गए, उनको क्या है ये खाते हैं या फिर उनको परिवर्तित करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। जो सड़ी गली चीजें हो गई ना, उनका जो है अपघटन करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है अपघटक। और मृत पादप क्या किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अपघटक के बारे में बता होगा तो आप इसके बारे में भी क्या है जान सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए ये फिर आपका क्या है, थोड़ा साइंस से रिलेटेड पूछा। उसने पूछा जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रभावित होती है? हाँ ये मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा इजी था भाई। जीवाणुओं को मारने के लिए जल में, जल को साफ करने के लिए हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? क्लोरीन को Cl से जानते हैं, तो क्लोरीन गैस का क्या हम प्रयोग करते हैं भाई, जो जल में जीवाणु रहित करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जब एंजाइम क्लोरीन के संपर्क में आते हैं ना, तो अणु में से या तो एक या फिर इससे अधिक बोल सकता हूं, जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो क्लोरीन के द्वारा क्या है प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं भाई। या फिर ये बोल सकता हूं कि जब एंजाइम ठीक से काम नहीं करते हैं तो एक कोशिका या जीवाणु मर जाएगा भाई इसके यूज से। क्लोरीन का जो रूप होता है या प्रभावी रूप होता है उसको हम माइक्रोबियल जल जनित रोगजनक के रूप में भी जानते हैं, जिसमें से क्या है टाइफाइड बुखार हो गया, पेचिस हो गया, हैजा हो गया, इन रोगों से क्या है मुक्ति मिलती है। देखिए अगर हम दूषित जल का सेवन करेंगे तो उससे ये बीमारी हो जाएंगी, और तो इसको साफ करने के लिए क्या है, उनसे बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं। ये तो आपका रहा क्लोरीन के बारे में मैंने बता दिया। अब ब्रोमीन के बारे में कई बार आपसे पूछेगा। सबसे पहले तो इसको Br से क्या है डिनोट किया जाता है, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 35 इसकी परमाणु संख्या है। इसको Br से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या इसकी 35 है। और ब्रोमीन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? अगर आपसे पूछ ले ब्रोमीन का, मान लीजिए नेक्स्ट पेपर में पूछ ले आपका, ब्रोमीन का यूज कहाँ होता है? जो कृषि रसायन हो गया, ये फिर या फिर बोल सकता हूँ जो कीटनाशक हो गया, या फिर जो रासायनिक क्षेत्र में हो गया, वहाँ पर ब्रोमीन का क्या है प्रयोग किया जाता है भाई। क्लियर? आयोडीन का आपको पता ही है, नमक से रिलेटेड हो गया, ठीक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के अंतर्गत आपको पता होगा गंगा रोग हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन का भी आपको पता है। या फिर ये बोल सकता हूँ, अगर बेसिक भाषा में बोलना चाहूँ तो आयोडीन क्या है? एक आवश्यक खनिज पदार्थ है भाई, जो आमतौर पर क्या है, जो समुद्री भोजन है ना उसके अंतर्गत पाया जाता है। आयोडीन के बारे में सिंपल पूछ लिया, आगे क्वेश्चन आएगा वहां पर बताऊंगा मैं। आयोडीन क्या है? एक खाद्य पदार्थ है या खनिज पदार्थ है, जो हमको बेसिकली कहाँ पर मिलता है? जो समुद्र भोजन होता है ना, समुद्री भोजन, वहां पर क्या है देखने को मिलता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है। और नाइट्रोजन किस प्रकार की गैस है भाई? इसमें क्या है, ये ना गंध रहित गैस होती है भाई, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? उर्वरक हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइलॉन हो गया, या फिर विस्फोटक बनाने के लिए क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी से मैंने चारों का क्या है इनके बारे में बताया मैंने। क्लोरीन कहाँ पर? जल को शुद्ध या जल से कीटाणु हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन का यूज रासायनिक क्षेत्र में किया जाता है। आयोडीन का मैंने बताया भाई समुद्र क्षेत्र में जो नमक से रिलेटेड हो गया, इसके बारे में आगे में पढ़ाएंगे। नाइट्रोजन के बारे में भी मैंने बता दिया, जो विस्फोटक वगैरह हो गए, उर्वरक क्षेत्र हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इन सभी जगह पर क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप पूरा क्वेश्चन का क्या है पता लगा सकते हैं कैसे क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अच्छा क्वेश्चन देखिए, साइंस के क्वेश्चन अब तक कितने आ चुके हैं? मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 6 में से 2-3 क्वेश्चन आपको साइंस के आ गए हैं, और वापस फिर एक क्वेश्चन और आपका साइंस का आ गया है। देखिए जो 2020 और 21 का आपका पेपर हुआ था ना, उनसे अलग है ये पेपर।
थोड़ा टफ बोल सकता हूँ। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? ईंधन के टॉपिक से हर बार अगर एस्टेट वाला अगर थोड़ा ठीक सा पेपर देता ना, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है। हमारे नोट्स में भी ये हमने इंक्लूड कर रखा है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? सबसे पहली बात तो जो नाभिकीय रिएक्टर किससे रिलेटेड होता है? परमाणु से रिलेटेड होता है। तो परमाणु के से रिलेटेड है तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनो, सोडियम नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैडमियम नहीं होगा, ये भी आपको पता है कैडमियम किससे होता है? प्रदूषण, ठीक है। तो यूरेनियम इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जो परमाणु ईंधन होता है ना, परमाणु ईंधन, परमाणु ईंधन से आप क्या समझते हो? देखिए परमाणु ईंधन एक इस प्रकार की सामग्री है कि इसका प्रयोग ना हम जो विखंडन प्रक्रिया हो गई ना वहां पर करते हैं। विखंडन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं कि जो परमाणु रिएक्टर है उसमें आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, U-233 आपको पता होगा, या फिर ये बोल सकता हूँ PU-235, इसमें भी हम परमाणु ईंधन में प्रयोग करते हैं, या फिर ये बोल सकता हूँ जो PU-239 हो गया, इनका प्रयोग हम इसी के अंतर क्या है करते हैं भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सही और गलत के बारे में चुनना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई, सही बताइए। भाई विश्व की सभी झीलों व फिर नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्र और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। जो जल की मात्रा होती है ना, वो जो पूरे विश्व की जल की कुल मात्रा ना वो स्थिर रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है और डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पूरे विश्व के जल की कुल मात्रा है वो स्थिर रहती है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन आया जल चक्र से। एक टॉपिक होता है आपका जल चक्र वाला हो गया, कार्बन चक्र वाला हो गया, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया। और जल चक्र मैंने पीछे करवाया था, पिछले 2020 के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सबसे पहली बात तो जो विश्व का कुल पानी होता है ना वो स्थिर रहेगा भाई। क्यों रहेगा? क्योंकि पानी एक चक्कर के साथ गुजरता है। जो पानी जो होता है ना, जो जल होता है वो उसकी एक जल वाटर साइकिल होती है, मतलब कि रिसाइकल होता है या फिर एक चक्कर के साथ गुजरेगा, तो उसकी मात्रा कभी नहीं बदलती। इस जल की मात्रा क्या है, कभी भी चेंज नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर पानी जल के साथ कैसे वो चक्कर कैसे बनाता है? आप सभी को पता है, मान लीजिए जो महासागर वगैरह हो गए या समुद्र वगैरह हो गए, वहां से जल कहाँ पर जाएगा? वहां से वाष्प होकर जल क्या है ऊपर जाएगा। तो वाष्प होकर जल ऊपर जाएगा तो वो वापिस हमको मिल जाता है। वापिस कैसे मिलेगा? जब बारिश होगी उनके द्वारा क्या है वापिस हमारे द्वारा मिल जाएगा। तो वह क्या है वापिस हमारे द्वारा आ गया, फिर वह नेक्स्ट प्रक्रिया फिर वापिस ऊपर जाएगा, फिर बारिश के द्वारा हमको वापिस मिल जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस चक्र को हम क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल चक्र कहलाती है। तो ये बोल सकता हूं जो जल चक्र है यह एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है और वापिस हमारे को मिलता रहता है और वापिस जाता रहता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसकी मात्रा कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि विश्व का जो कुल पानी का स्थिर है ना वो क्या है, विश्व का कुल जो पानी है वह क्या रहता है? स्थिर रहता है। समझ गए? तो जल चक्र इसी प्रकार से कार्य करता है। पिछले पेपर में मैंने बताया भी था कि जल चक्र के अंतर्गत 4 पार्ट आते हैं। मैंने बताया था जल चक्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी होती है, वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया होती है, संघनन की भी प्रक्रिया होती है और वर्षण या फिर वर्षा की भी प्रक्रिया होती है। ये सभी किससे रिलेटेड है? जल चक्र से रिलेटेड है। जल चक्र में देखो 4 चीजें होती हैं। मैंने पिछले पेपर में बताया, जिस बच्चे ने देखा होगा ना पहले वो देखिए फिर इसको कीजिए, क्योंकि ना वहां से आप कर लोगे तो हर बार क्वेश्चन आपके नए नहीं लगेंगे। वहां मैंने फुल डिटेल से बता रखे, आप नोट्स भी बना सकते हो। साथ ही साथ मैंने ये भी बोला इसमें जल चक्र में 4 प्रक्रिया होती हैं। सबसे पहले होगा वाष्पीकरण, फिर होगा वाष्पोत्सर्जन, फिर होगा आपका संघनन और फिर होगा आपका वर्षण। ठीक है, तो ये सभी जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा क्या है होते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी इसकी क्या है ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया साइंस रिलेटेड, फिर दिया किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है, सोलर सेल बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए
सोलर सेल से मतलब क्या समझते हो, जो हमारी जो पैनल होता है वह किस चीज़ का होता है, वह मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के बने होते हैं। देखिए जो पैनल होते हैं ये किस प्रकार के बने होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। तो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के बने होते हैं भाई, ठीक है। और ये भी बोल सकता हूँ कि जो सिलिकॉन है ना, सौर कोशिकाओं में उपयोग की जाने वाली सबसे आम सामग्री बन गई है, जो कि आज के समय में बिकने वाली लगभग 90% मॉड्यूल का प्रतिनिधित्व यही निभाती है भाई, समझ गए। तो इसलिए जैसे कि जो कंप्यूटर की चिप्स वगैरह होगी, कई बार आपसे ये भी पूछता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चिप्स होती है ना, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, उसके अंतर्गत भी क्या है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे वहां से भी आपको सुनने मिलेगा कि जो कंप्यूटर की चिप्स वगैरह हो गई उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, वे भी किसका प्रयोग करती हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करती हैं। और वो चिप भी किसकी बनती हैं, सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का 90% क्या है, इसी का हिस्सा होता है, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर भी आपको पता चल गया और डिटेल से भी पता चल गया। अगर आपसे ज़्यादा भी पूछना चाहे कि कौन से सिलिकॉन के बने होते हैं, मैंने बताया एक तो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया और एक पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया। इन दोनों के द्वारा बनते हैं, कंप्यूटर चिप्स में भी इनका उपयोग क्या है देखने को हमको मिलता है। क्लियर भाई। तो देखिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आपको मिले देखने को, ठीक है। अब है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि नई प्रजाति बन जाती है, कैसे बन जाएगी नई प्रजाति, बताइए भाई। आपके सामने ऑप्शन दे दिए। तो देखिए नई प्रजाति बन जाएगी, जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक होता है। जब किसी भी जनन कोशिका हो गया उसके डीएनए में जब परिवर्तन होगा तभी हमको क्या है, एक नई कोशिका देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट बोल रहा है। फिर युग्मक में गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है उनकी संख्या में परिवर्तन होना क्या है, एक नई कोशिका या फिर नया जन्म प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्रोमोसोम के अंतर्गत, ठीक है भाई। अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसमें हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जो अनुवांशिक सामग्री होती है ना उसमें परिवर्तन और जो बदलाव के बिना क्या है विकास नहीं हो सकता। अगर अनुवांशिक पदार्थ में अगर परिवर्तन नहीं होगा या फिर उसमें चेंज नहीं होगा तो हमको विकास नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसमें चेंज होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी दोनों ठीक हो जाएंगे भाई। क्लियर है, ए और बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैंने पीछे बताया भी था भाई, किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। देखिए ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन दिए गए, अच्छा पेपर आया हुआ था ये। किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है, सिंपल सी बात है, जो थायरोक्सिन होता है ये आयोडीन से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको लेकर चलता हूँ। देखिए जो आयोडीन होता है इसके बारे में थोड़ा मैंने पीछे बताया था, थोड़ा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो आयोडीन है थायराइड हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक माना जाता है, समझ गए। ये भोजन से प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि आयोडीन एक भोज्य पदार्थ है जो कि हमारे समुद्री भोजन से क्या है मिलता है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ये लाइन मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप याद भी रख सकते हो कि यह क्या है, एक थायराइड हार्मोन होता है। हार्मोन होता है, ठीक है, थायराइड हार्मोन होता है, समझ गए। अब ये किससे प्राप्त होता है, हमको भोजन से क्या है प्राप्त होता है। अगर आपको कई बार पेपर में पूछे जो थायराइड हार्मोन होता है वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के शारीरिक प्रभाव होते हैं इसके अंतर्गत। एक होता है तरक्की और विकास करना और एक होता है शरीर का जो चयापचय प्रक्रिया होती है ना उनका नियंत्रण करना, ये इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर भाई, समझ गए। तो ये भी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब कई बार आपसे पूछेगा कि इंसुलिन के बारे में भी पूछ सकता है, ऑक्सिन के बारे में पूछ सकता है, एड्रेनलिन के बारे में भी पूछ सकता है, इनके बारे में भी तो पूछ सकता है ना। तो देखिए इंसुलिन क्या होता है, सबसे पहले मेरे को ये बताइए इंसुलिन क्या होता है। भाई इंसुलिन एक हार्मोन है,
ये क्या करता है, जो रक्त है ना, ये ब्लड जो है उसके जो ग्लूकोज होता है, रक्त से क्या करेगा, ग्लूकोज को कोशिकाओं में क्या है प्रवेश करने की क्या है अनुमति दे देता है, बहने की अनुमति क्या है दे देगा, और उन्हें कार्य करने के लिए क्या है कि आवश्यक ऊर्जा भी क्या है प्रदान करता है भाई। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता हूँ, आपने एक मधुमेह सुना होगा। मधुमेह क्या होता है, रोग होता है। मधुमेह के विकास में इंसुलिन की कमी का क्या है एक प्रमुख कारण माना जाता है। समझ गए, तो इसके बारे में बता दिया मैंने। क्या बताया, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है। ये क्या करता है, ये जो ब्लड है उससे जो ग्लूकोज होता है उसकी कोशिकाओं में क्या है प्रवेश करने की क्या है अनुमति दे देता है भाई। इसको हम क्या है इंसुलिन बोलते हैं। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन सबसे पहली बात तो ऑक्सिन जो शब्द है ये इडोल 3 एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है। और ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है ना मुख्य रूप से जो तना हो गया, जड़ हो गया, उनके विकासशील शीर्षों के द्वारा क्या है बनाया जाता है, और वे अपने कार्य को एक क्या है अच्छे क्षेत्र के लिए क्या है प्रयोग करते हैं। तो जो जड़ वगैरह जो आपको मिलती है ना, उनका जो पेड़ों की जो जड़ हो गई वही तना हो गया, उनके विकास में क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए, क्लियर भाई। तो यहाँ से जो भी आपको पता चल गया होगा। अब क्या है एड्रेनलिन क्या होता है, ये क्या है एक अंतःस्रावक ग्रंथि है, जैसे कि अधिवर्क ग्रंथि हो गई, जो गुर्दे पर क्या है टोपी जैसी संरचना होती है उसके रूप में क्या है ये स्थित रहती है। ये एड्रेनलिन हार्मोन का क्या है स्राव करती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से मैंने इन सभी के बारे में आपको चारों के बारे में बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। बायोगैस वाला काफ़ी बार बता चुका हूँ, तीनों पेपर में मैंने बताया है आया है। बायोगैस, बायोगैस किससे प्राप्त होती है, सबसे पहली बात तो बायोगैस ना एक उभरता हुआ आज के समय में एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस कई बार पेपर में ये भी पूछ सकता है किस प्रकार का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये प्राप्त किससे होता है, प्राप्त किससे होता है आप सभी को पता है, मैंने बताया जैसे कि जो गाय भैंस सुअर आदि कोई कोई भी हो गया भाई, जो उनका खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे गोबर, गोबर से आप समझ सकते हो कि बायोगैस क्या है बनाई जाती है। बायोगैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे बिजली उत्पादन में, खाना पकाने में, या स्पेस हीटिंग में, या फिर सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ बायोगैस का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, और ये जानवरों के गोबर से आपको क्या है प्राप्त होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, वैसे तो बायोगैस के कई घटक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, ठीक है, ये और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ऑक्सीजन हो गया, काफ़ी बायोगैस के मुख्य घटक हैं। पर जो सबसे प्रमुख घटक माना जाता है वह मीथेन को माना जाता है। बायोगैस का जो सबसे प्रमुख घटक की बात करूं आपको मीथेन के बारे में माना जाता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूं, मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं, कई बार डायरेक्ट पेपर में ये भी पूछ लेगा। और बायोगैस के अंतर्गत मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या है प्रमुख घटक माना जाता है। 50 से लेकर 70% अकेली बायोगैस के अंतर्गत मीथेन की क्या है मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 से डिनोट करते हैं, इसकी मात्रा हमको देखने को मिलती है 25 से लेकर 45% की मात्रा इसकी हमको बायोगैस के अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर उसके बाद तो भाई काफ़ी की मात्रा हो गया, जैसे हाइड्रोजन की भी मात्रा हमको देखने को मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की भी मात्रा इसमें देखने को मिलती है, जल वाष्प की भी मात्रा देखने को मिलती है, नाइट्रोजन की भी मात्रा देखने को मिलती है, ऑक्सीजन की भी मात्रा देखने को मिलती है, अमोनिया की भी मिलती है। पर जो इंपॉर्टेंट है यही पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन की मिलती है, फिर उसके बाद क्या है हमको भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखने को मिलती है। क्लियर, तो यहाँ से आपके बायोगैस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्या है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साइंस का दिया। देखिए भाई साइंस के क्वेश्चन काफ़ी दिए इसने, अच्छा पेपर था ये। जो लास्ट के 3-4 या एक सप्ताह पहले बच्चे पढ़ते हैं ना, वो यहाँ पर 15-16 ही नंबर ले पाएंगे। 15-16 नंबर से आप क्या समझते हो, ये तो नॉर्मल बच्चा पेपर दे के आता है तो इतने नंबर तो आ जाते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली बात तो जो ATP की फॉर्म होती है ना, एड्रेनलिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये ATP की फॉर्म में क्या हमको ऊर्जा मिलती है, और ये कहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है भाई, पावर माना जाता है एनर्जी का। ठीक है, पावर हाउस के बारे में बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे मैं फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा।
तो ये यहाँ पर आप ये जान लीजिए, जो कोशिका में ऊर्जा की जो स्रोत होता है वह हमको एटीपी की फॉर्म में क्या है मिलता है। और एटीपी क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, इसके बारे में जाना जाता है। क्लियर भाई। आगे चल के क्या है, सेम क्वेश्चन आएगा, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। समझ गए। तो आपको यहां से पता चल रहा होगा भाई कितने क्वेश्चन आपके अच्छे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद कार्बन चक्र से सम्मिलित नहीं है। अभी मैंने जस्ट ऊपर जल चक्र के बारे में बताया, अब यहां से पूछ लिया कार्बन चक्र। सबसे पहले हमको कार्बन चक्र के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कार्बन चक्र है क्या, तभी तो हम कर पाएंगे। देखिए, अगर कार्बन चक्र के बारे में बात बताऊं, सबसे पहली बात तो जो कार्बन चक्र है ना, ये ना पृथ्वी पर जीवन की एक प्रकार से बोल सकता हूँ रासायनिक रीढ़ है। एक प्रकार से रासायनिक रीढ़ की हड्डी है ये कार्बन चक्र। कैसे सर? देखिए, जो कार्बन चक्र है ना, वह क्या करता है, जो कार्बन यौगिक होता है उस जो पृथ्वी है हमारी, उसके तापमान को नियंत्रित करता है भाई, और भोजन बनाते हैं जिससे हम क्या है सुरक्षित, या हमें सुरक्षित करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। समझे क्या बताया मैंने? कार्बन यौगिक जो है ये क्या करता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करता है, भोजन बनाता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये सभी क्या है, कार्बन चक्र से हमको मिलता है। इसीलिए हम कार्बन चक्र को रासायनिक रीढ़ बोला जाता है, रासायनिक रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। क्लियर भाई, समझ गए। अब उसने बोला है कार्बन चक्र के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है, शामिल क्या नहीं है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण शामिल है। क्यों? मैंने बताया कार्बन चक्र क्या है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, भोजन बनाने में सहायक करता है, सुरक्षा प्रदान कराने में सहायक करता है और ऊर्जा बनाने में सहायक करता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, हमको हो गया। वाष्पोत्सर्जन भी क्या है, नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन क्या है, कार्बन चक्र का पार्ट नहीं होता। ये किसका पार्ट होता है, जल चक्र का। अभी जस्ट ऊपर बता के आया था, जल चक्र के अंतर्गत 4 चीजें होती हैं। अगर वो पढ़ा होगा बच्चे ने, क्या बताया था मैंने, वाष्पोत्सर्जन हो गया, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षण। ये चारों किसके पार्ट हैं, जल चक्र के पार्ट हैं। ऊपर आया था ना, उन चारों के बारे में बताया था, वो किसके पार्ट होते हैं, जल चक्र के होते हैं। तो ये क्या है, जल चक्र का है। बाकी ये तीनों किसके हैं, कार्बन चक्र के हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर थोड़ा और बताना चाहूँ कार्बन चक्र के बारे में, भाई कार्बन चक्र क्या होता है, इसमें ना जो कार्बन परमाणु हो गए, ये लगातार क्या है, वायुमंडल से क्या है पृथ्वी तक जाते हैं और फिर ये क्या है वायुमंडल में वापिस चले जाते हैं। कैसे? आप पूछोगे सर कैसे कार्बन चक्र ऐसा कैसे होता है? तो ये बोल सकता हूँ, जो कार्बन साइकिलिंग होगी ना, वो किस प्रकार से काम करती है। जैसे वायुमंडल हो गया, महासागर हो गया, और जो जीवित और मृत जीव के माध्यम से क्या है ये होते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वायुमंडल, महासागर, जीवित और मृत जीवों के माध्यम से क्या है ये होता है। और भाई किस प्रकार से काम करेगा कि भाई जैसे खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में क्या करते हैं, जीवमंडल में कार्बन चक्र स्थानांतरित होता है। पौधों को जो भोजन मिलता है वो किससे मिलता है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो वो किसके अंतर्गत होता है, वो कार्बन चक्र के कारण होता है। तो ये सभी किसका भाग है, कार्बन चक्र का भाग है। तो ठीक है भाई, तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया। अगर देखिए, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, उनमें ना श्वसन गति के माध्यम से क्या है कार्बन चक्र होता है। आप पूछोगे सर श्वसन गति के माध्यम से कैसे होता है? देखिए, ये क्या करते हैं, ये काफ़ी मात्रा में CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या है वायुमंडल में क्या है लौटती हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से कार्बन चक्र के बारे में भी मैंने बताया, जल चक्र के बारे में ऊपर बता दिया था। जल चक्र जिसने पढ़ा होगा वो वैसे भी राइट आंसर लगा दिया होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको क्या है पूछे गए। नेक्स्ट फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? ठीक है भाई, जीवाणु जनित नहीं है। वैसे तो आपको पता भी होगा, चलिए फिर भी बता देता हूँ। देखिए, जीवाणु जनित कौन सी बीमारी नहीं है, इसको देख के भी पता चल गया होगा। देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया क्या है, देखिए हेजा जो होता है ना वो क्या होता है, हेजा एक प्रकार का एजेंट विब्रोई क्लोरी कहलाता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेजा के बारे में बोलते हैं। हेजा किसको बोलते हैं, इसको हम एजेंट बोलते हैं, किसके, विब्रियो कोलेरा।
क्या है, कोलेरा है। ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। फिर आता है तपेदिक। तपेदिक क्या होता है, यह माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसको हम टीबी बोलते हैं, ठीक है, तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण क्या है, होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण क्या है, ये होता है। अब आ गया एंथ्रेक्स। ये क्या होता है, ये बेसिलस एंथ्रिस नामक जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके कारण होता है। बेसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है। अब क्या है, इन्फ्लूएंजा, जिसको हम बोलते हैं फ्लू। फ्लू फैल गया, ये नहीं बोलते फ्लू फैल गया, तो जो चीज़ फैलती है वो क्या कहलाती है, वायरस कहलाती है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों बैक्टीरिया हो गए, ये क्या हो गया, वायरस हो गया। फ्लू की बीमारी फैल गई, आपने सुना भी होगा। तो इन्फ्लूएंजा को फ्लू भी बोला जाता है। यह एक वायरल संक्रमण है जो कि सांस प्रणाली के द्वारा नाक हो गया, मुंह हो गया, ये फेफड़ा हो गया, इन सभी को क्या है, ये प्रभावित करता है। और इसको आमतौर पर हम क्या है, फ्लू के बारे में जानते हैं। इससे क्या होगा, जो पेट का फ्लू होगा ना, ये वायरस के समान नहीं है, ये क्या है, दस्त या उल्टी का क्या है, कारण बन जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से फ्लू के बारे में तो आपको पता ही होगा भाई, फ्लू फैल रहा है, वायरस फैल रहा है, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया, इनके बैक्टीरिया के नाम भी बताए, कौन कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर भाई। तो साइंस के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, समझ गए भाई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिछले पेपर में करवा चुका हूँ, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैव निम्नकणीय और निम्नकणीय क्या होते हैं। तो उसके बारे में जिस बच्चे को पता है वो हो गया हुआ। सबसे पहले बता देता हूँ जैव निम्नकणीय होता क्या है। देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं उनको जैव निम्नकणीय कहलाते हैं। सबसे सिंपल सी बात, कहने का मतलब क्या है सर इसका, कहने का मतलब ये है कि सभी जो जीवित पौधे हो गए या फिर जानवर हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गई, वे सभी क्या है, जैव निम्नकणीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे घास हो गया, फूल हो गया, चमड़ा हो गया, फलों के छिलके हो गए, केक हो गया, नींबू का रस हो गया, लकड़ी हो गई, ये सभी क्या है, जैव निम्नकणीय है। पर जो प्लास्टिक है, देखिए इसमें एक ऑप्शन में क्या दिया, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये जैव निम्नकणीय नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप कहोगे सर नॉन, देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होता है, ये प्लास्टिक है। ये होता क्या है, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से नहीं टूटते हैं उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि वे पदार्थ भैया जो ना लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, बहुत जल्दी नष्ट नहीं हो पाते हैं, जो लंबे समय तक क्या है, पर्यावरण में बने रहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, धातु कंक्रीट हो गई, नाइलॉन हो गया, ये लंबे समय तक क्या है, बने रहते हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो ये तीनों मैंने बताए, फलों के छिलके हो गए, केक हो गए, नींबू हो गए, ये जैव निम्नकणीय हैं। जैव निम्नकणीय क्या है, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। पौधे, जानवर, सब्जियां, फल, ये सभी जैव निम्नकणीय के अंतर्गत क्या है, आते हैं। समझ गए भाई, क्लियर। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लास्टिक आ गया, और प्लास्टिक क्या है, जैव निम्नकणीय नहीं है क्योंकि ये लंबे समय तक बना रहता है। इसमें जैसे कांच आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है। सुनहरा रेशा, या फिर इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी आपसे पूछता है। गोल्डन फाइबर तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है। सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है, या सुनहरा रेशा से क्या समझते हो। रेशा जूट का फाइबर, कहने का मतलब क्या है, जो जूट के पौधे होते हैं ना, उनके तने से प्राप्त होता है हमको रेशा। जूट के जो पौधे होते हैं उनके तने से हमको क्या है, ये प्राप्त होता है।
देखिए बारिश का जब मौसम होता है ना तब इसकी खेती की जाती है भाई, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, पटसन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए क्या बोला मैंने, जब जूट के पौधे से कहाँ से प्राप्त होगा, इसके तने से प्राप्त होगा। जब कभी भी वर्षा या बारिश का मौसम होगा उस समय पर इसकी खेती की जाती है। और भारत में जो जूट होता है ना, मुख्य रूप से ये हमको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत और भाई बिहार के अंतर्गत और भाई असम के अंतर्गत क्या है, उगाया जाता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में क्या है, उगाया जाता है। जो जूट का पौधा होता है ना, वह मुख्य रूप से कब काटा जाएगा, जब वह फूल की अवस्था में हो जाएगा, जब उस पर क्या है, फूल आ जाएंगे या फूल की अवस्था में हो जाएगा, उस समय पर काटा जाता है। और जब कटा हुआ पौधा होता है तो तब उसके जो तने के जो कुछ दिनों के लिए क्या है, पानी जो उसका तना होता है ना, जो मान लीजिए जब वो काट लिया तो काटने के बाद क्या करेंगे, उसको ना हम पानी में डाल देंगे, कुछ समय कुछ दिन के लिए क्या है, पानी में डाल देंगे। और पानी में डालने से क्या होगा, हम कुछ समय के लिए पानी में, समय का मतलब क्या है, कुछ दिन के लिए पानी में डाल देंगे। और क्या हो जाएगा, उससे तना क्या है, सड़ने लग जाएगा या सड़ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, रेसे क्या है, आज से क्या है, हम आसानी से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने कई बार देखा भी होगा, कई बार क्या है वो जो हमारे तालाब वगैरह जोड़ जिनको बोलते हैं हरियाणा में, उसमें आपको डाले मिलते हैं। तो तब अगर आप उसको कई दिन डाल देते हैं ना, तब उसको बाहर निकालोगे ना, बड़ी आसानी से अपने हाथ से उस रेशे को क्या है, बाहर अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में बताया। और कहाँ पर मिलता है ये, पश्चिम बंगाल में और बिहार में और असम के अंतर्गत उगाया जाता है। और सबसे, और किस समय पर उगाया जाता है, ये जब वर्षा का समय होता है उस समय पर, जब बारिश का मौसम होता है उस समय पर। और कब काट लिया जाता है, जब वो फूल की अवस्था में होता है तब इसको क्या है, काट लिया जाता है भाई, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, हर बार पेपर में करवाता आ रहा हूँ, पिछले पेपर में भी बताया, उससे पिछले में भी बताया, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सहायक है। किस प्रकार से CFC कहाँ से निकलता है, जैसे कि एयर कंडीशनर मतलब कि AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वहाँ से CFC निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओजोन परत को क्या है, नुकसान पहुंचाता है। और ओजोन परत से स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। समताप मंडल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर क्या है, ये पाया जाता है। क्लियर, इसके बारे में मैंने बता दिया। CO2 क्या है, CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत कई गैसें पाई जाती हैं, उसको मैंने याद भी करवाया था। मीना काजल लगाती है, मीना काजल लगाती है। मीना से क्या बन गया, मी से बन गया मीथेन, ना से बन गया नाइट्रस ऑक्साइड, का से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल से बन गया जलवाष्प। तो ये जितनी भी मैंने गैस बताई हैं ये सभी किस में हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो फिर CO2 किस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं CO2 को। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, हरित गृह के अंतर्गत क्या है, ये आ जाएगा। अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की ही पाई जाती है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। सर्वाधिक उपलब्ध गैस जो है नाइट्रोजन की पाई जाती है, 78 पॉइंट क्या है 09% इसकी मात्रा आपको देखने को मिलती है। ये एक प्रकार से रंगहीन और गंधहीन और बेस्वाद गैस होती है, ठीक है भाई। तो इसके बारे में बता दिया। अब क्या है, CO बच गया, ये खाली एक ही गैस है जो विषैली गैस है या जहरीली गैस है। तो इन सभी के बारे में क्या है, मैंने कितनी आसानी से आप सभी को क्या है बता दिया। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे या अपनी कॉपी में नोट करोगे तो बड़ी आसानी से आप क्या है यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर साइंस का क्वेश्चन दिया इसने, क्या क्वेश्चन दिया कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें RBC का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। आंसर बाद में जाऊंगा, पहले डिटेल्स बताऊंगा। आंसर का कोई मतलब नहीं बनता, डिटेल से करेंगे। आंसर तो आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए एक वयस्क व्यक्ति के अंतर्गत RBC का निर्माण कब होता है, सबसे पहली बात तो हमको RBC के बारे में पता होना चाहिए। देखिए RBC की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल दो होती हैं, एक WBC होता है वाइट ब्लड सेल और एक RBC होता है रेड ब्लड सेल। तो इसने RBC के बारे में पूछा तो इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल होते हैं।
अब बात आती है कि जो आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। कई बार आपने बच्चों ने अगर थोड़ा आप पढ़ा होगा तो वहाँ पर मिलेगा आपको कि आरबीसी का जो रेड कलर होता है, इसका जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, एचबी के कारण होता है। एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये एचबी के कारण होता है, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसके कारण इसका रंग क्या है, रेड रेड होता है, ठीक है भाई। अब क्या है, आरबीसी को हम एक दूसरे नाम से या एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये बोल सकता हूँ इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, या फिर इसका साइंस में दूसरा नाम भी है जिसको हम इथ्रोसाइट के बारे में भी जानते हैं। इथ्रोसाइट, साइट का मतलब क्या होता है, सेल होता है। और इथ्रो का क्या मतलब होता है, हमेशा रेड, मतलब कि रेड कलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेड कलर। और ये क्या हो जाएगा, सेल। देखिए साइंस तो मैं काफ़ी अच्छी पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। तो इसके बारे में अब तक मैंने बताया। अब चलते हैं आगे। देखिए जो आरबीसी होते हैं ना, इसको हम मेन सेल भी कहते हैं। आरबीसी को क्या बोला जाता है, मेन सेल के रूप में भी इसको बोला जाता है। अब कई बार आप पूछोगे, देखिए इसका जो निर्माण है, अब आते हैं निर्माण पर। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। हिंदी में इसको अस्थि मंजा बोलते हैं। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अस्थि मंजा बोलते हैं। यही इसने पूछा। कई बच्चे पूछेंगे सर बोन मैरो होता क्या है, कईयों को पता भी होगा क्योंकि मूवी के अंतर्गत या फिल्म में काफ़ी बार आपको बोन मैरो का जिक्र मिलता है, काफ़ी मूवी के में, तो वहाँ से देखा भी हुआ। देखिए जो मनुष्य की हड्डी होती है ना, और उन हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है उसको बोन मैरो बोला जाता है। जो मनुष्य की हड्डी हो गई और इन हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट होता है ना, उसको बोन मैरो बोला जाता है। तो समझ के बोन मैरो किसको बोला जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपसे पूछता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इसका 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है, और व्हाइट ब्लड सेल का 3 से 4 दिन का क्या है, जीवन काल होता है। तो कई बार आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी का देखिए, एक तो इसने पूछ लिया निर्माण, एक ये भी पूछ सकता है कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह या फिर कब्रगाह किसको कहा जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। स्प्लीन को हिंदी में पलहिया बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ बेसिक। थोड़ा अब मैं डिटेल से बताता हूँ। देखिए जो आरबीसी जब डेड हो जाएगी, जब कभी भी आरबीसी डेड हो जाएगी या मर जाएगी, तो इसके मरने के बाद ना ये 2 जगह जाएगी। कहाँ पर, एक होगा लीवर के अंतर्गत और एक होगा स्प्लीन के अंतर्गत। आपके पेपर में वैसे इतनी डिटेल से नहीं पूछेगा, खाली ये पूछ लेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, पलैया को कहा जाता है। थोड़ा फिर भी बता देता हूँ। जब ये आरबीसी जब डेड हो जाएगी तो ये 2 जगह जाएगी, लीवर में और स्प्लीन में जाएगी, ठीक है। और लीवर में क्या होता है, लीवर के अंतर्गत ये कम जाती है, मतलब कि लीवर में कम जाती है। कम जाने का मतलब क्या है, हजारों की संख्या में लीवर में जाएगी। और स्प्लीन में क्या होगा, इसमें ना ये ज़्यादा जाती हैं, इसमें ये ज़्यादा जाती है। अब आप पूछोगे पेपर के अंतर्गत, मान लीजिए आपके पेपर में ऑप्शन दिया आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। इतना स्टेट वाले दिमाग नहीं लगाएंगे, खाली ये पूछेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। थोड़ा और बताता हूँ। मान लिए पेपर वाले ने ऑप्शन में थोड़ा फर्क कर दिया, उसने पूछा आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, और उसने ऑप्शन दिया मेरे को, ऑप्शन ए दिया भाई लीवर, और ऑप्शन बी दिया मेरे को स्प्लीन, और ऑप्शन सी दिया बोथ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि वैसे तो मरने के बाद ये दोनों जगह गई ना, लीवर में भी गई स्प्लीन में भी गई, पर सबसे ज़्यादा हम प्राथमिकता किसको देते हैं, स्प्लीन को देते हैं, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा जाती हैं। या फिर इसका थोड़ा आगे और चल के बताऊंगा क्यों इसमें प्राथमिकता दी जाती है। अगर दोनों दिए हुए हैं और बोथ का ऑप्शन दिया है तो बोथ लगा देंगे। अगर आपसे स्प्लीन नहीं दिया हुआ, खाली लीवर दिया है, तो यहाँ पर लीवर राइट आंसर हो जाएगा। अब कई बार पेपर में क्या करेगा, ए ऑप्शन दे देगा आपको लीवर दे देगा, बी ऑप्शन स्प्लीन दे देगा, और आपका बोथ का ऑप्शन ना दे, फिर कौन सा लगाएंगे, फिर हम स्प्लीन पर जाएंगे या पलैया पर जाएंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, पलैया पर। जब दोनों दे रखे हों और बोथ का ऑप्शन ना दे रखे हों, तब हम स्प्लीन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आरबीसी के बारे में आप सभी ने जाना। जो ब्लड बैंक कहा जाता है आरबीसी का, वो स्प्लीन को ही बोला जाता है। आपसे कई बार पूछ भी लेगा ब्लड
बैंक ऑफ आरबीसी। ये किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है, पलहिया को बोला जाता है। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। देखिए कई बार क्या होता है, जो लीवर के अंतर्गत आरबीसी जाएगी वो ना हमेशा के लिए मर जाएगी, वो कभी भी दोबारा से री रेगुलेट नहीं हो सकती, दोबारा से नहीं आ सकती। तो जो लीवर के अंतर्गत जो भी आरबीसी जाएगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। कई बार पेपर में पूछ लेगा किसके अंतर्गत आरबीसी जाने से हमेशा के लिए मर जाती है, तो लीवर के अंतर्गत आरबीसी जाने से हमेशा के लिए मर जाती है। जो स्प्लीन के अंतर्गत जो आरबीसी जाएगी यह पुनः दोबारा से री रेगुलेट हो जाती है, वापिस निर्माण में आ जाती है। समय थोड़ा हाथ ज़्यादा लग जाता है, पर ये कुछ समय के बाद क्या है, ये वापिस क्या है, री रेगुलेट हो जाती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी बोला जाता है, क्योंकि ये दोबारा से री रेगुलेट होती है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ क्या है, आरबीसी बोला जाता है। तो भाई जो आरबीसी से रिलेटेड थे उस सभी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। कई बार से आपको अगर आकार के बारे में पूछे, इसका आकार कैसा होता है, गोल प्रकार, गोल जो है इसका आकार होता है। ये कार्य क्या करता है, फंक्शन क्या होता है इसका आरबीसी का, सिंपल सी बात है, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंतर्गत सर्कुलेट करता है। कहने का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या है, पहुंचाता है। और ऑक्सीजन को क्या है, पूरे शरीर में दो प्रकार से पहुंचाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंतर्गत दो प्रकार से होते हैं, एक होता है Hb+O2 जिससे बन जाएगा HbO2 बन जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। एक हो जाएगा Hb+CO2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। अगर आपसे कभी पेपर के अंतर्गत ये पूछे आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इन दोनों को क्या है, यह भाई पहुंचाता है या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे रखा ना, ऑक्सीजन और CO2 दोनों दे रखा, तो दोनों को आरबीसी क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। कई बार आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए पेपर में, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो CO2 है किस फॉर्म में मिलता है, HbCO2 की फॉर्म में क्या हमको मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, हमारे शरीर में जो Hb होता है उसके साथ O2 रहता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, HbO2 होता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, HbO2 की फॉर्म में क्या है, क्या है, ऑक्सीजन होती है। और CO2 किस फॉर्म में होता है, HbCO2 की फॉर्म में क्या है, CO2 होता है भाई। सिंपल सी बात। तो आरबीसी के बारे में मैंने इतना बता दिया आपको। वैसे मैं साइंस का बताना चाहूँ तो इतना बता सकता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं। आरबीसी के बारे में सारा बता दिया है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा, जो आरबीसी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया होता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है, तो ये भी जान सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सही मिलान करना है हमने, तो सही मिलान के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसने हमको राज्य के नाम दिए और यहाँ पर क्या है, विधि लिख रखी है। सबसे पहली जो एरिस होता है ना, ये क्या होता है, एरिस ना एक प्रणाली है और इसका उपयोग हम तमिलनाडु के अंतर्गत करते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं तमिलनाडु में, क्योंकि ना ये एक सबसे पुरानी प्रणाली है भाई, ये बोल सकता हूँ, ये जो है ना एक सबसे पुरानी प्रणाली है और इसका उपयोग हम तमिलनाडु में करते हैं। भाई किस रूप में करते हैं, जब बाढ़ होती है ना उसको नियंत्रण करने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एरिस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण में किया जाता है। और ये सबसे ओल्ड प्रकार की या सबसे पुरानी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसका, तमिलनाडु के अंतर्गत क्या हमने देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट दिया इसने पाइन प्रणाली। पाइन क्या होता है, जो पाइन प्रणाली है ना, ये बिहार में हमको देखती है या बिहार में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, ये ना एक भाई स्वदेशी, ये एक स्वदेशी सिंचाई प्रौद्योगिक प्रणाली है, मतलब कि सिंचाई से रिलेटेड जो है इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम अधिकतर जो दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र हो गया ना उस तरफ हम करते हैं, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ये क्या है, एक
सिंचाई प्रणाली है, ये जान सकते हैं आप, सिंचाई प्रणाली है। एरिस बताई मैंने बाढ़ नियंत्रण करने की प्रणाली, और पाइन मैंने बताई सिंचाई प्रणाली, ठीक है। बांद्रा सॉरी बंदहारस, इसको क्या बोलते हैं, बंदहारस या बंदधारा भी बोलते हैं इसको। ये ना महाराष्ट्र के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जब आपका जो सामुदायिक प्रबंधित फंड होता है ना, वह सिंचाई प्रणाली होती है। इसको भी हम एक प्रकार से ना पुरानी प्रणाली के रूप में जानते हैं। इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत क्या है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताया खडीन, या फिर इसको एक खदीन भी बोलते हैं, खदीन, ठीक है। खदीन नहीं, एक सेकंड भाई, खादीन, खादीन बोला जाता है, खादीन या खडीन इसको बोला जाता है। इसका प्रयोग ना राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान में कब करते हैं, जो राजस्थान में जो खेत होते हैं वहाँ पर जो वर्षा होती है, पानी होता है, उसके जो जल संचयन होता है ना, उसके लिए किया जाता है। बारिश के मौसम में जल संचयन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में पानी की दिक्कत होती है, तो इसलिए वहाँ पर इसका क्या है प्रयोग किया जाता है। और सुरगम क्या होता है, ये क्या होता है, ये ना केरल में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रणाली भी क्या है, सिंचाई से रिलेटेड है, और ये भी केरल में की जाती है। लगभग ये सारी सिंचाई से रिलेटेड थी, पर अलग अलग पूछा गया था ये कहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कि मैं पीछे काफ़ी वीडियो में करवा चुका हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित से आप क्या समझते हो भाई, आज आप इस जगह पर कर रहे हो, और कल आप इस जगह पर कर रहे हो, और फिर आप सी जगह पर कर रहे हो। इन सभी को अलग अलग जगह पर शिफ्ट होना, इसको स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। या फिर ये बोल सकता हूँ शिफ्टिंग की खेती भी बोला जाता है ब्राजील के अंतर्गत, ठीक है। तो शिफ्ट होना अलग अलग जगह पर कैसे, जो जंगल होते हैं आप वहाँ पर जाओगे, आज जैसे ये ए पार्ट है, ए पार्ट वाले जंगल को काटोगे, आज आप क्या है ए पार्ट वाले जंगल पर कट करने के बाद यहाँ पर आप क्या है खेती करोगे। जब यहाँ की फसल जो या फिर ज़मीन है उपजाऊ नहीं हो जाएगी, आप या अनउपजाऊ हो जाएगी, तब आप इसको छोड़कर चले जाओगे, फिर दूसरी जगह चले जाओगे जंगल में, फिर वहाँ के पेड़ काटोगे, फिर वहाँ पर करोगे, फिर वो भी अनउपजाऊ हो जाएगी, फिर तीसरी जगह चले जाओगे। इस प्रकार की खेती को हम क्या है स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। और भारत में उसको झूम खेती के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। झूम खेती पूछा ना आपसे, झूम खेती के रूप में भी जाना जाता है। अब पूछा उसने है ब्राजील में क्या कहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ब्राजील में क्या कहते हैं, ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि है या जो शिफ्टिंग खेती है, इसको हम रोका बोलते हैं, ठीक है। ब्राजील के अंतर्गत इसका नाम, ब्राजील में इसका नाम स्थानांतरित खेती को रोका बोला जाता है। और भारत में क्या बोला जाता है, मैंने अभी बताया, भारत में क्या बोला जाता है, झूम खेती बोला जाता है। भारत के अंतर्गत झूम खेती बोला जाता है। और अगर आपसे बात करना चाहूँ, जो इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया, इसमें जो स्थानांतरित खेती है इसको लडांग बोला जाता है, क्लियर भाई। और जो मध्य अमेरिका का हिस्सा हो गया, मध्य अमेरिका, और जो मैक्सिको, जो मैक्सिको का हिस्सा हो गया, वहाँ पर मिल्पा बोलते हैं, क्लियर। तो इसमें दे भी रखा है, यहाँ से इसके ऑप्शन में से ही बता देता हूँ। मिल्पा कहाँ पर बोला जाता है, जो मध्य अमेरिका का हिस्सा हो गया और भाई मैक्सिको का हिस्सा हो गया, वहाँ पर मिल्पा बोला जाता है। काफ़ी कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कई बार आपसे पूछ भी सकता है। अब की बार मान लीजिए मिल्पा पूछ ले। जूमिंग कहाँ पर बोला जाता है, भारत के अंतर्गत जूमिंग बोला जाता है। रोका कहाँ पर बोला जाता है, ब्राज़ील में बोला जाता है। लद्दाख कहाँ पर बोला जाता है, इंडोनेशिया और जो मलेशिया का हिस्सा है वहाँ पर लद्दाख बोला जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, हर देश में या जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साइंस का दिया, जो धावन सोडा है उसका रासायनिक नाम बताइए क्या है। एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो धावन सोडा है उसको ना हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। कई बार ना आपसे इनके सूत्र भी पूछ लेगा, रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है। कई बार आपसे मान लीजिए रासायनिक सूत्र पूछ ले तो आप बता सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में ना कई चीज़ें पूछता है, मैं आपको एक बार थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, देखिए एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, कई बार पूछ लेगा बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं या रासायनिक नाम क्या है। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र भी कई बार पूछ सकता है, NaHCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। फिर आता है एक होता है कास्टिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं भाई हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा, NaOH। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। कई बार आपसे पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तो आपने पढ़ रखा ना, कई बार सुना भी होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो हिप्पो क्लोराइड, ये हम किसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं। अगर मैं इसका रासायनिक सूत्र के बारे में बात करूं, CaClO और 2 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर मैंने बताया धावन सोडा, जो आपके पेपर के अंतर्गत फिलहाल पूछा गया था, और धावन सोडा को क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोला जाता है, बेकिंग सोडा को, और सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। इसका मैंने रासायनिक सूत्र भी बताया, Na2 और भाई CO3 10H2O। ठीक है, ये मैंने इसका रासायनिक सूत्र बताया। ठीक है। अब ऐसे तो भाई एक आता है सूखी बर्फ, सूखी बर्फ किसको बोला जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। आपको पता है CO2 जो होता है उसको सूखी बर्फ के बारे में बोला जाता है। कई बार आपसे ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र बताइए, CaSO4 ऑफ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसके रासायनिक नाम की बात करूं तो इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है इसका रासायनिक नेम होता है। ऐसे तो भाई काफ़ी हैं, जैसे सोरा हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट इसको बोला जाता है, KNO3 क्या है उसको बोलते हैं। जैसे जिप्सम हो गया, जिप्सम को, जिप्सम का भी जो रासायनिक सूत्र है वो भी कई बार पूछा जाता है, CaSO4 2H2O जिप्सम होता है भाई, उसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है उसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट से मैंने लिखवाए, वैसे तो काफ़ी आते हैं, आप काफ़ी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट फिर आपका क्या है, साइंस का तो नहीं दिया, ये तो भाई EVS का ही है। क्या दिया, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, सभी को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक में आता है। क्लोरोफिल होता क्या है, सबसे पहली बात तो क्लोरोफिल एक यौगिक होता है जिसको हम किलेट भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछ भी सकता है इसको क्या बोलते हैं, किलेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण ही क्या है, जो पत्तियों का हरा रंग होता है, ग्रीन रंग होता है पत्तियों का, वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और उसके अंतर्गत मैग्नीशियम धातु हमको देखने को मिलती है, जिसको हम Mg2+ क्या है, आपको ये भी दे देगा। कई बार आपसे ना पूछ लेगा क्लोरोफिल और मैग्नीशियम की जगह क्या है, इनके रासायनिक सूत्र लिख देगा, तो Mg2+ क्या है इसका रासायनिक सूत्र रहेगा, इससे क्या है आप क्लोरोफिल हम बोलते हैं। क्लियर भाई, तो मैग्नीशियम धातु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, मैंने बताया था कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, क्लोरीन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ब्रोमीन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, मरकरी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो बताइए
मैंने पीछे बताया था आपको, जिस बच्चे ने पीछे सुना था तो इन सभी के बारे में बता चुका हूँ। तो आयोडीन किससे था, आपको बताया था, थायराइड ग्रंथि हो गया या भोजन खाद्य पदार्थ है। क्लोरीन किससे हो गया, जल से हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन को जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था ना, जो ब्रोमीन का उपयोग है हम कहाँ पर करते हैं, जो कृषि रसायन हो गया, डाई स्टफ हो गया, कीटनाशक हो गया, वहाँ पर ब्रोमीन का क्या है हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर ब्रोमीन एक क्या है यौगिक उपयोग है, जहाँ पर क्या है ज्वालामंद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज्वालामंद के रूप में भी इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। क्लियर भाई, समझ गए, क्लियर। पारा क्या है, पारा मरकरी क्या है, पारा क्या है, एक रासायनिक तत्व है जिसको हम मरकरी को किससे, पारा को किससे जानते हैं, Hg से जानते हैं, और उसकी परमाणु संख्या 80 होती है भाई। ठीक है, ठीक है। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। तो इन सभी के बारे में मैंने बता दिया था। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। क्लियर, तो ये सभी मैं बता चुका हूँ। फिर आ गया नवीकरणीय स्रोत के बारे में बताइए। अभी पीछे जस्ट पढ़ा के आया हूँ नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा बताइए कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ गए। देखिए पिछले पेपर में भी ये तो मैंने डिटेल से करवाया था, बिल्कुल पिछला जो पेपर है ना किसी बच्चे ने देखा होगा उसमें डिटेल से करवा रखा बिल्कुल। देखिए नवीकरणीय दो चीजें होती हैं, जो एक गैर पारंपरिक होता है जिसको हम बोलते हैं गैर पारंपरिक, इसको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय बोलते हैं। ये होता क्या है, ये वे चीज होती हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, पुनः से कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं। जैसे जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, वन हो गए, पहाड़ हो गए, वन्यजीव हो गया, वायुमंडल संसाधन हो गया, वे सभी गैर पारंपरिक या फिर नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब क्या है, वे चीज जिसका उपयोग हम दोबारा से कर सकते हैं। तो इनमें से किसका उपयोग दोबारा से कर सकते हैं, वन का उपयोग कर सकते हैं। कई बच्चे पूछेंगे सर प्राकृतिक गैस, इसके बारे में मैंने जस्ट पीछे बताया था। प्राकृतिक गैस क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन है। क्यों है, क्योंकि ना इसको दोबारा से होने में बहुत काफी साल लग जाते हैं, इसीलिए इसको क्या है गैर नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत क्या है इंक्लूड किया गया है। और पेट्रोल और कोयले के तो हम दोबारा से यूज कर नहीं सकते, ये तो अपने आप क्या है गैर नवीकरणीय संसाधन में। दो ही ऑप्शन डाउट में बनते थे, इसको कई बच्चे क्या है प्राकृतिक गैस को लगा सकते थे, पर प्राकृतिक गैस को पुनः से उपयोग होने में इसको काफी साल लग जाते हैं भाई, बहुत लंबा समय लेता है, इसलिए इसको भी क्या है गैर नवीकरणीय के अंतर्गत क्या है इंक्लूड किया गया है। तो खाली इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, आप सभी को पता है। वर्मी कंपोस्ट ना एक प्रकार का खाद होता है भाई, एक प्रकार का खाद होता है। और आप सभी को पता होगा जो केचुआ होता है ना उसको किसान का मित्र भी बोला जाता है। केचुए को किसान का मित्र क्यों बोला जाता है, वह ना अपघटन करता या फिर अपघटन क्रिया करता है। केचुआ क्या करता है, अपघटन क्रिया करता है। कहने का मतलब क्या है, जो सड़ी गली हुई चीजें होती है ना उसका अपघटक करेगा और उसको ना खाद के रूप में बदल देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है वर्मी कंपोस्ट क्या है केचुआ हो जाएगा। तो राइट आंसर, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, एक प्रकार का खाद होता है। और खाद को किस में कौन कन्वर्ट करता है, केचुआ कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए इससे ना जैसे प्राण हो गई, पत्ते हो गए, खरपतवार हो गई, ये सभी किस में अंतर होते हैं, वर्मी कंपोस्ट के द्वारा ही क्या है ये परिवर्तित किए जाते हैं। ये सारी चीजें किसके द्वारा की जाती है, वर्मी कंपोस्ट के द्वारा की जाती हैं। क्लियर, तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, एक प्रकार का खाद है। समझ गए। अब क्या है अमरबेल। अमरबेल क्या है, अमरबेल भाई खुद अपना भोजन नहीं बनाता है, ये दूसरे पर क्या है निर्भर रहता है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अमरबेल क्या है, एक ना परजीव पौधा है। क्या है, परजीव पौधा है। देखिए अमरबेल जो होता है, अमरबेल के अंतर्गत जो क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या है, ये अपना भोजन क्या है नहीं बना पाता है या फिर संश्लेषित नहीं कर पाता है।
परजीवी के अंतर्गत क्या मैं ये बोल सकता हूँ और भी काफ़ी पौधे आते हैं। अमरबेल हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, कई बार आपसे पूछ लेगा रेफ्लेसिया, ये भी परजीवी पौधा है। या फिर विस्कम हो गया, ये भी क्या है, एक परजीवी पौधा है। या फिर नुट्सिया हो गया, ये भी एक, ये भी क्या है, एक परजीवी पौधा है। ठीक है भाई, तो ये एक परजीवी पौधा है और ये अमरबेल अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बना पाता है या भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाता है। और परजीवी पौधे क्या होते हैं, जो मेजबान पौधे होते हैं ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी पौधे क्या करेंगे, जो हमारे मेजबान पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब क्या है, यह क्या करते हैं, जो मेजबान पौधे हैं उनके विकास में क्या है, रुकावट डालते हैं या फिर उनको हानि पहुंचाते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। क्लियर भाई, समझ गए। अब क्या है नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था मीना काजल लगाती है, उसके अंतर्गत ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इन सभी के बारे में मैंने क्या है बता दिया है। नेक्स्ट पूछा आपसे भाई, जो विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। मैंने ये बताया था आपको, अगर आपको याद होगा ध्यान से, तो विश्व जो जल दिवस है ना भाई 22 मार्च को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही था। और इसकी थीम के बारे में मैंने बताई थी। अब 2022 की जो थीम है विश्व जल दिवस की, थीम क्या रही, कई बार ये पूछ सकता है आपसे। तो इसकी थीम अब की बार क्या रही, भूजल अदृश्य को दृश्यमान करना। तो जो थीम वाला टॉपिक है ना वो करवा चुका हूँ। तो इसकी थीम 2022 की ये रही भाई। ठीक है, और तो अगर इसके बारे में और बताना चाहूँ, 1993 में ये क्या है मनाया जा रहा है। तो 1993 से लेकर, सबसे पहले मैंने ये भी बताया था कि जो विश्व जल दिवस है ना 1992 में तो विचार किया गया था, कहाँ पर किया गया था, रियो में किया गया था, रियो डी जेनेरो, ये आपको मैंने बताया था। वहाँ पर क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या है सम्मेलन हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और 1993 से ये क्या है इसको घोषित कर दिया गया था कि 22 मार्च को क्या है विश्व जल दिवस क्या है मनाया जाएगा। ये मैंने बता दिया था। ठीक है, और अब की बार की जो इसकी थीम रही उसके बारे में भी मैंने क्या है आपको बता दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है, फिर साइंस का क्वेश्चन हो गया। डायोप्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बताने की बात नहीं है भाई, अपनी एसआई यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी एक आधी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साइंस का दिया, कोशिकांग स्वयं का डीएनए रखता है, इसके बारे में थोड़ा हम बताऊंगा। ठीक है, वैसे देखिए लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये दोनों रखते हैं। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये दोनों रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 और 3 हो जाएगा। पर इसके बारे में देखिए ध्यान से, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। देखिए जो लवक किसको बोलते हैं, प्लास्टिड को बोलते हैं, ये आपको पता होगा। पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताता हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी बता देता हूँ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। देखिए जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्या है एक केंद्र है। और इस क्रिया में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीकरण के बाद क्या है, एटीपी जो है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या है हमको ऊर्जा का निर्माण होता है या फिर ऊर्जा मिलती है। उसी के कारण क्या है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। किसका, कोशिका का। तो कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछेगा। तो
कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। यह जो जंतु कोशिका है ना, उसके सबसे बड़े अंग भी क्या है, हम इसी को बोलते हैं। इसके अंतर्गत ना जो भरे हुए तरल पदार्थ होते हैं उसको हम मैट्रिक्स के रूप में क्या है, जानते हैं भाई, ठीक है। और इस संरचना की कई बार क्या पूछ सकता है कि भाई इसकी खोज किसने की? एक था बेंडन और भाई बेंडा और अल्टमैन जो थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह कोशिका क्या करती है, एक श्वसन स्थल का क्या है, कार्य करती है। तो इसके बारे में जो थोड़ा बहुत आपसे रिलेटेड था वो मैंने बता दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज का पार्ट हमने सेशन कर लिया है। काफ़ी चीज़ें हमने जो इससे पहले 2020 और 2021 का जो पेपर किया है वो सॉल्यूशन ज़रूर देखें, फिर इस पर आएँ, क्योंकि उसमें ना मैं काफ़ी चीज़ें करवा चुका हूँ भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई।